देखो भी आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा को बोलते हैं शायद हम दमा। ब्रोंकियल के मतलब है फेफड़े, फेफड़े का दमा, ठीक है ना। ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है। इससे पहले मैंने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। और उससे पहले पढ़ाई थी हमने निमोनिया के बारे में। अब ये DMLT सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट में आ गया ये टॉपिक। अब चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। ब्रोंकियल अस्थमा इज ए क्रोनिक, क्या एक क्रोनिक बीमारी है, मतलब जैसे 6 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल ऐसे चलती है बीमारी। ओपन अक्सर लाइफ लॉन्ग, मतलब ज़्यादातर पूरी ज़िंदगी भर चलेगी, एक बार हो गई तो। रेस्पिरेटरी कंडीशन, ये क्या है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है लाइफ लॉन्ग चलने वाली। कैरेक्टराइज बाई, मतलब इसके क्या खास बात है, इसमें क्या ऐसा है जो इस बीमारी को मतलब क्या तो मैं क्या बताऊँ, मतलब किस वजह से इस बीमारी को जानते हैं ऐसे समझ लो। बाई इन्फ्लामेशन, मतलब ये इन्फ्लामेशन करती है, स्वेलिंग करती है, सूजन करेगी। नैरोइंग, जो हमारे फेफड़ों की नली उसको नैरो कर देगी, पहले ऐसी थी और पतली कर देगी, ताकि फिर जब कोई चीज़ नैरो हो जाएगी तो उसके अंदर कुछ सोचो, जो एयर, जो ऑक्सीजन का आना जाना है वो क्या कम हो जाएगा। आगे देखो बाई इन्फ्लामेशन, सॉरी ये तो पढ़ते नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, जो एयरवे को मतलब एयर का मतलब हवाओं के, वेज मीन्स रास्ते, हवाओं के रास्ते, जो हवाओं के रास्ते हैं वो नैरो कर देगी। अभी हवाओं के रास्ते वो समझ लेना कि हवाई जहाज आसमान में उड़ते जा रहा। हवाओं के रास्ते बोले तो जो हमारी नाक से लेकर फेफड़ों के अंदर नली का जाल टाइप का बिछा रहता है, जिसमें एयर होकर जाती है, बाहर निकलती है और अंदर जाती है, उसी को यहाँ एयरवे बोलेगी, ठीक। लीडिंग टू रिकरेंट रिवर्सिबल एपिसोड, ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है, रिकरेंट, बार बार, मतलब कोई चीज़ बंद हो गई फिर शुरू हो गई फिर बंद हो गई, इसको बोलते हैं रिकरेंट। रिवर्सिबल को मतलब ये है कि मान लो तुम्हें ऐसा लगे कुछ दिन के लिए ठीक हो गए हम, और फिर हो सकता है 1-2 महीने बाद फिर कुछ दिखाई देने लगे। एपिसोड को मतलब यही हम जैसे कि टीवी में कहते हैं ना, एपिसोड आएगा, आज आएगा, कल को आएगा, ऐसे आते रहते हैं, शाम को टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं, ऐसे समझ लो इसको भी। ऑफ कफिंग, खांसी का। वीचिंग, सीने में एक आवाज़ टाइप की खुर्र खुर्र की आवाज़ आती है जब किसी को ये बीमारी होती है। चेस्ट टाइटनेस, सीना ऐसा जकड़ा जकड़ा सा लगेगा, इन सब चीज़। और आगे एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस जल्दी जल्दी लेगा। कितने लक्षण बताइए इसमें, खांसी, वीचिंग, चेस्ट टाइटनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इन सब के क्या एपिसोड आएंगे। एपिसोड का मतलब जैसे अब आगे हो सकता फिर 2 घंटा बाद या लगातार 1 घंटा तक चलती रही कंडीशन, ठीक, ऐसा होता रहेगा। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, ये तो इंट्रोडक्शन है। इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, ये क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे, एयरवे का। करेक्टर बाई रिवर्सिबल एयरवे, इसको किस वजह से जानते हैं, रिवर्सिबल एयरवे डिस्ट्रक्शन, मतलब ये रिवर्सिबल एयरवे का डिस्ट्रक्शन करती है, मतलब अब कर रही है डिस्ट्रक्शन, मतलब धीरे धीरे जो हमारे फेफड़ों की नली है उनको क्या है, नष्ट करती है, ख़राब करती है, पर कुछ दिन के लिए रुक जाती है फिर करती है, ऐसा कहनी चाह रही है शायद। ये ठीक हो जाती है फिर दोबारा ख़राब होने लगती है, दवाई लेने के बाद सही हो जाएगी तो फिर कुछ दिन बाद ख़राब होने लगेगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस एंड डिस्ट्रक्शन, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस इसका मतलब ज़्यादा रेस्पॉन्सिवनेस है इसका मतलब। एंड इंक्रीज, बढ़ जाएगी क्या, म्यूकस प्रोडक्शन, और क्या बलगम का प्रोडक्शन है बढ़ जाएगा, ठीक है ना। म्यूकस का यहाँ पे बलगम की बात चल रही है, समझे, प्रोडक्शन का मतलब उसका उत्पादन जो बढ़ जाएगा। और अभी और तीसरी तरीके से डेफिनेशन है, एक कंडीशन ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, कंडीशन है इन विच, जिसमें एक पर्सन की एयरवे बीकम हो जाती है, क्या, इन्फ्लेमेशन का मतलब उसमें सूजन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द होगा, बुखार आएगा, मतलब सब कुछ होने लगेगा। नैरो, पतले हो जाएंगे एयरवे, मतलब जो फेफड़ों की नली है वो पतली हो जाएंगी। एंड स्वेल सूज जाएंगी, और क्या जाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे एक्स्ट्रा म्यूकस, ज़्यादा बलगम क्या बनाएंगी।
विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट, जो कि इसको डिफ़िकल्ट बनाएगा टू ब्रीथ, सांस लेने में। कुछ सोचते भी सारी दिक्कतें नली पे हमारी आ जाएंगी तो सांस लेने में दिक्कत तो होगी। ये एक फेफड़े में भी हो सकती है, दो में भी हो सकती है, और हो सकता है फेफड़े के एक फेफड़े के किसी एक खास भाग में ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। कोज एंड रिस्क फैक्टर क्या है इसके? जेनेटिक फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा इंक्रीज रिस्क, यदि तुम्हारी फैमिली में किसी को रहा है पहले अस्थमा तो तुम में होने के चांसेस ज़्यादा हो। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब वातावरण के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? एक्सपोजर ऑफ टू एलर्जन, एलर्जन में पोलन्स को मतलब है जो फूलों वूलों वाले पेड़ पौधा होते हैं उसके ऊपर, फूलों के ऊपर से छोटे छोटे धागे जैसे कुछ उड़ते रहते हैं हम उनको पोलन्स बोलते हैं। एनिमल डैंड्रफ, जैसा मुर्गी है, कौवा है, बत्तख है, इनके पंखों से छोटे छोटे क्या बाल से उड़ते रहते हैं, उनको डैंड्रफ बोलो। टबाकू स्मोक, वही मतलब बीड़ी सिगरेट पी रहे उससे क्या है और ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। पोल्यूशन, प्रदूषण है तुम्हारे एरिया में तो बढ़ जाएंगे। अब आ गया ऑक्यूपाइड ऑपरेशनल एक्सपोजर, जैसे कि तुम कोयला की खान में कर रहे हो, कहीं और जगह काम कर रहे हो, तब भी तुम्हें क्या है ये क्या इसके खतरा हो सकता है। ऑक्यूपेशनल का मतलब तुम काम क्या करते हो किसी उसके डिपेंड करते हो। अब देखते हैं सर्टेन वर्क प्लेस, कुछ काम करने वाली ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। अगर बोलो सबस्टांस कैन ट्रिगर अस्थमा, वहाँ पर कुछ ऐसे सबस्टांस मिलेंगे जैसे जो कि तुम्हें क्या है तुम्हारे अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है, जैसे कि कोई खदान टाइप की है, कोयला की हो सकती है, किसी और भी चीज़ की जहाँ पे धूल टाइप की उड़ती हो, ऐसे समझ लो, ठीक। वो धीरे तुम्हारे क्या है फेफड़ों में जाती रहेगी और फिर कभी न कभी तुम्हें अस्थमा हो सकता है। इन्फेक्शन, वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैन कंट्रीब्यूट, वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैन बी कंट्रीब्यूट, जो वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो भी क्या है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है अस्थमा होने में। पैथोफिजियोलॉजी, ये बीमारी कैसे कैसे होती है, इसकी क्या प्रोसेसिंग है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये देखो भाई पैथोफिजियोलॉजी में है इन्फ्लामेशन में है क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज लीड्स टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, जो अगर पुराना क्या है इन्फ्लामेशन है किसका एयरवे का तो वो क्या कर सकता है लीड सेंसिटिविटी, वो सेंसिटिविटी को क्या है लीड्स कर सकता है, बढ़ा सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, जो फेफड़ों के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं एयरवे के चारों तरफ वो क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्शन उसमें क्या होगा, इसको ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं। स्पाज्म को मतलब है एक तरीके से मरोड़ टाइप की, ब्रोंको को मतलब फेफड़ों से रिलेटेड। अब यहाँ पे फेफड़ों से रिलेटेड बोलेगा कि जो हमारी फेफड़ों की नली है उनके आसपास की जो मसल है उनको बोलते हैं, ठीक। म्यूकस प्रोडक्शन का मतलब बलगम का बनना, एक्सेसिव म्यूकस बनेगा, प्रोडक्शन होगा उसको जो कि कंट्रीब्यूट करेगा किसको टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ सोचो जो बलगम बहुत ज़्यादा बनेगा तो क्या है एयरवे बंद हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, कुछ सोचो, ठीक है। फिर डॉक्टर जो बलगम निकालने की भी दवाई लिखते हैं ताकि जो बलगम नली में भर गया उसको एकदम क्या है मरीज़ खांस के बाहर निकाल सके, उन दवाई को बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है ना। और बलगम ज़्यादा ही गाढ़ा है तो डॉक्टर उस बलगम को गाढ़ा करने की दवाई लिखेगा, उसको बोलते हैं म्यूकोलाइटिक को लोग बलगम को थोड़ा पतला कर देंगे, तोड़ देंगे और साथ में एक्सपेक्टोरेंट दवाई लिखेंगे तो वो बाहर निकालने में क्या हेल्प कर देंगे, ठीक। अब आ गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर जो मतलब तुम्हें ये बीमारी होगी ब्रोंकोअस्थमा में तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहले दिखाई देगा बीजिंग, मतलब एक सीटी जैसी आवाज़ तुम्हारी क्या है फेफड़ों में से बाहर को आएगी, ठीक है। हाई पिच्ड व्हिस्टलिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते समय तुम्हें क्या है हाई पिच्ड व्हिस्टलिंग का मतलब काफ़ी तेज आवाज़ आएगी सीटी जैसे, ये कहनी चाह रहा हूँ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसको बोलते हैं डिस्पनिया, मतलब सांस तुम पूरी नहीं ले पाओगे, छोटी छोटी सांस लोगे। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसन, स्पेशली कब जब तुम
कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालोगे, ठीक है। जब सांस ले रहे हो तब नहीं, जब बाहर निकालोगे तब दिक्कत होगी। कफिंग खांसी आएगी, परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी, ओपन वर्स, अक्सर बस से बदतर होती जाएगी, एट नाइट, रात में, और किसमें, अर्ली मॉर्निंग में। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट, छाती में क्या तुम्हारी जकड़न सी हो जाएगी। फीलिंग ऑफ प्रेशर, फीलिंग महसूस करोगे ऑफ प्रेशर को, और डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील करोगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर ये बीमारी होगी ब्रोंकोलस्थी तो कौन कौन सी जांच कराओगे? सबसे पहले स्पीरोमेट्री, मेजर करेंगे किसका, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन कितना है, ठीक है ना, मतलब जो तुम सांस ले रहे हो वो अंदर कितनी हद तक पहुंच पा रही है, ठीक है ना, उसको नाप लेंगे। अगर पूरी नहीं जा पा रही तो समझ जाएंगे कि मतलब फेफड़ों की जो नली है उनमें क्या ज़्यादा सूजन वगैरह आ गई, बलगम भरा पड़ा। अगर जो मशीन बता रही है कि तुम सही जा रही है तो बता देगी कि इतने परसेंट जा रही है। असेस, इसका आंकलन करेंगे, लंग इन्फेक्शन इसको मेजर करें, ठीक है ना। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, PEF, ये हमारे यहाँ पे एक मशीन है हॉस्पिटल में, ECG जैसी रहती है, एक मुंह में वो लगाते हैं नली जैसी, उसमें फूंक मरवाते हैं, फिर अंदर करवाते हैं, ऐसे करते हैं इसको PEF में। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मतलब बहुत तेज फूंक मरवाते हैं इसमें। आगे इसमें मॉनिटर डेली लंग फंक्शन, इसमें डेली फेफड़ों की जांच करेंगे, इस वाली PEF को देखते रहेंगे कि इसमें कुछ सुधार हो रहा है या नहीं। आगे चेस्ट एक्सरे, रूल्स आउट अदर कंडीशन, रूल आउट्स को मतलब है कि और दूसरी कंडीशन के लिए भी क्या है, इसको देख करवा सकते हैं एक्सरे। कोजिंग सिमिलर सिम्टम, जो कि सेम लक्षण क्या है दिखाई देंगे दूसरी बीमारी में, जैसे TB में भी करा सकते हैं इसको एक्सरे को। आगे एलर्जी टेस्ट, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ट्रिगर, हम स्पेसिफिक ट्रिगर को मतलब पता निकालेंगे कि किस वजह से हमें ब्रोंकोलस्थी होगा, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब है अब इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे दवाइयों से। नंबर 1 है मेडिकेशन, इसमें कौन कौन सी दवाई, ब्रोंकियो डायलेटर, ब्रोंकियो को मतलब हो गया वही फेफड़ों की नली, डायलेटर को मतलब फैलाने वाली, जो मतलब फेफड़ों की नली को चौड़ा कर दें, वो दवाई चलेंगी। रिलैक्स एयरवे मसल, जो हमारे फेफड़ों की नली की जो मसल है उन्हें क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगी ये दवाई, जैसे कि एल्बुटेरोल जो है ये कर देगी, फैला देगी, शांत कर देगी। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, रिड्यूस एयरवे इन्फ्लामेशन, यदि इन्फ्लामेशन हुआ है, यदि क्या हो गई जब ये बीमारी होगी तो कन्फर्म है। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड है, इनको क्या है, मुंह के द्वारा एक पंप से होता है, उसको उसमें कैप्सूल डालकर उसको सक कर लेते हैं ताकि वो क्या है इन्फ्लामेशन कम कर दे इसको, फेफड़ों की नली। ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर, इसमें क्या ब्लो इन्फ्लामेशन को ब्लॉक करेंगे। इंड्यूसिंग केमिकल्स, मतलब केमिकल को इंड्यूस करके क्या है इन्फ्लामेशन को ब्लॉक करेंगे, ठीक। लॉन्ग टर्म कंट्रोल, एक तो मेडिकेशन होगी, दूसरी नंबर पर है लॉन्ग टर्म कंट्रोल में। आइडेंटिफाई एंड अवॉइड ट्रिगर, जो तुम्हारा किसकी वजह से शुरुआत हुई उसको आइडेंटिफाई करो और फिर उस ट्रिगर को अवॉइड करो, दोबारा उस काम को मत करो जिसकी वजह से क्या हमें ये बीमारी हुई है। अगर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा हुई है या ऑक्यूपेशनल द्वारा हुई है, जैसे मान लो तो कोयला के खान में करते तो वहाँ से हुई है तो तुम वहाँ मत जाओ बिल्कुल भी दोबारा से। डेवलप एन, या मान लो स्मोकिंग की वजह से हुई है तो स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दो। डेवलप एन अस्थमा एक्शन प्लान, जो अस्थमा का एक्शन प्लान है उसको क्या डेवलप करो। रेगुलर फॉलोअप, डेली जांच करवाओ, जो भी डॉक्टर बता दें जैसे वो कह रहे हैं वैसे करो। विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर मतलब डॉक्टर के साथ। मॉनिटरिंग, रेगुलर असेस लंग फंक्शन, वही फेफड़ों की डेली PEF वगैरह करो, जो छोटी मोटी जांच जो तुम कर सकते हो घर पर आकर वो कर सकते हो तो वो कर लो। एडजस्ट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन अस्थमा सीवियरिटी, एडजस्ट करो ट्रीटमेंट को किसके बेस्ड पे, ये अस्थमा की सीवियरिटी कितनी, कम है, ज़्यादा है, मीडियम है। इमरजेंसी केयर में क्या करेंगे, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग
एक्सरवेशन। क्या करना है, प्रोवाइड करो इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग एक्सरवेशन। वैन सिम्टम्स वर्सन, जब लक्षण बहुत ज़्यादा खराब हों। सीक प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन, तुरंत क्या है, मेडिकल अटेंशन पाओ, मतलब कि वो ये डॉक्टर को तुम दिखाओ। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होगा, मेंटेन ए हेल्थी लाइफ स्टाइल, एक हेल्थी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करो। अवॉइड स्मोकिंग, नशा मुक्ति छोड़ दो अपनी। इम्यूनाइजेशन, एंश्योर अप टू डेट वैक्सीनेशन, और जो तुम्हारी वैक्सीन वगैरह हैं वो लगवा के रखो, स्पेशली फ्लू एंड निमोनिया की। ठीक, बस इतना ही है ये टॉपिक। ये मैनेजमेंट हो गया। ठीक, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, कौन कौन सी जांच करानी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे वो हो गए, ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई, ये कॉज एंड रिस्क फैक्टर हो गई, ये होगा इंट्रोडक्शन। ठीक, इतना ही ये टॉपिक। वीडियो करते हैं बंद। भाई मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दे करो, इतनी मेहरबानी कर दो यार तुम अपनी।